वंदे मातरम चर्चाएं खास देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिड़। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग संपन्न हो चुकी है। दिल्ली की 70 विधानसभा क्षेत्रों में 13,766 मतदान केंद्रों पर आज वोटिंग हुई, जिसमें से 699 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला हुआ। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चली है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियां, दिल्ली पुलिस के 35,626 जवान और 19,000 होमगार्ड तैनात किए थे। लगभग आपको बताते चले तो 3,000 मतदान केंद्रों को संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया गया था और इनमें से कुछ स्थानों पर ड्रोन निगरानी समेत विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। अब देखिए, दिल्ली में 5 बजे तक 57.70% मतदान हुआ है। दिल्ली सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की नजर अब तीसरे कार्यकाल पर है। आम आदमी पार्टी हैट्रिक लगाने की उम्मीद में है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में फिर से उभरने की उम्मीद लगाए हुए हैं। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आज का ये जो चुनाव हुआ है, दिल्ली में जो चुनावी दंगल देखने को मिला है, इस चुनावी दंगल में आखिर किसका मंगल होगा, ये 8 फरवरी को सबके सामने होगा। लेकिन ये जो पूरा चुनाव देखने को मिला है, कितना दिलचस्प ये चुनाव रहा है, क्या कुछ मोड़ इस चुनाव में हमने देखे। क्योंकि देखिए, जब से तारीखों का ऐलान हुआ तब से लेकर अब तक जो चुनावी पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो लगातार अपनी ओर से पूरा प्रयास करती हुई नजर आ रही थी। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, आम आदमी पार्टी की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि वो कोई भी कोर कसर ना छोड़े जिससे ये चुनाव उनके हाथ से निकल जाए। तो वहीं आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी को लेकर लगातार जद्दोजहद करती हुई नजर आई। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी शीला दीक्षित के कामों का पूरा बेस बनाकर, उनके कामों को गिनाते हुए, उनका बखान करते हुए इस चुनाव में आगे बढ़ती हुई नजर आई थी। और देखिए, स्टार प्रचारकों की जो भूमिका है वो भी काफी अहम इस चुनाव में मानी गई। लेकिन आज के चुनाव की बात करें तो सभी ने बढ़ चढ़कर इस मतदान के पर्व में, मतदान के त्योहार में भाग लिया। चाहे वो महिलाओं की बात हो, बुजुर्गों की बात हो, युवाओं की बात हो, सभी लोग अपने अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। और देखिए, ये जो वोटिंग प्रतिशत सामने आया है, 57.70% मतदान जो हुआ है, ये भी कई मायनों में अलग अलग तरीके से जो फैक्टर्स हैं उनको प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अब जो अटकलें हैं वो तेज हो चुकी हैं कि आखिर जनता का क्या कुछ फैसला होगा और दिल्ली के दिल में आखिर क्या है। क्योंकि देखिए, दिल्ली को भारत का दिल कहा जाता है और ऐसे में क्या कुछ दिल्ली सोचती है, दिल्ली में रहने वाले लोग सोचते हैं और जो जनता है दिल्ली की, वो क्या कुछ सोचती है, कौन से वो मुद्दे हैं जो दिल्ली की जनता को प्रभावित करते हुए नजर आएंगे, ये 8 तारीख को हम सबके सामने होगा। और चलिए देखिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष शुक्ला जुड़ चुके हैं, अमिताभ कुमार जुड़ चुके हैं, साथ ही विजय दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनीष जी, मैं आपके पास आती हूँ। देखिए, और कोई बात न करते हुए सिर्फ और सिर्फ अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें कि आज का ये जो पूरा माहौल देखने को मिला है इस मतदान के त्योहार को लेकर, इस मतदान के पर्व को लेकर, उसको सबसे पहले आप बताइए किस तरीके से देख रहे हैं, कितना दिलचस्प आज का ये दिल्ली विधानसभा चुनाव आपको लगा। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि दिल्ली के दिल में क्या है, बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि दिल्ली का मतदाता जो है वो पूरी तरह से बहुत स्मार्ट और अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाला वोटर है। उसने आखिरी समय तक पूरा जो परसेंटेज पिछली बार का था, लगभग आसपास में ही वोटिंग हुई है और निश्चित रूप से हर आदमी जो है वो निकला है और मतदान हुआ है। लेकिन ये है कि दिल्ली के दिल में क्या है, तो आप ये देखिए, दिल्ली के दिल में पिछले 10 सालों का जो कार्यकाल है वो है। दिल्ली के दिल में अन्ना आंदोलन का जो एक माहौल था वो आज है। दिल्ली के दिल में तो मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी जेल गए, तो उसके बाद का माहौल क्या हो सकता है, ये भी दिल्ली के दिल में। दिल्ली के दिल में डबल इंजन सरकार का क्या फायदा हो सकता है, ये भी दिल्ली के दिल में। दिल्ली के दिल में बहुत कुछ है।
दिल्ली का दिल लोकसभा में अलग धड़कता है, विधानसभा में अलग धड़कता है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि दिल्ली का जो दिल है वो विधानसभा में बिल्कुल लोकसभा की तरह धड़क रहा है। और वो जो है कहीं ना कहीं उसमें जो है जो नैरेटिव सेट किया था अरविंद केजरीवाल जी ने, जिस तरह का उनका एक मतलब नैरेटिव सेट करने के लिए वो मास्टरमाइंड कहे जाते हैं, एजेंडा सेट करने के लिए मास्टरमाइंड कहे जाते हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, जो उनकी जो हेल्थ केयर की जो सुविधाएं थी जिसको लेकर निश्चित रूप से उसने प्रभाव डाला, जनता बहुत ही प्रभावित हुई, लेकिन वही योजनाएं आज उनके लिए चुनौती बन गई है। उसके अगेंस्ट में जनता जो ये बिल्कुल मनीष जी, क्योंकि देखिए 8 तारीख को फैसला हो ही जाएगा कि आखिर दिल्ली क्या चाहती थी, दिल्ली किसको चुनना चाहती थी, क्या कुछ चीजें हैं जो फैक्टर्स हैं वो प्रभावित करते हुए नजर आई हैं जनता को। अमिताभ जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि देखिए 57.70% मतदान दिल्ली में हुआ है। ये जो वोटिंग प्रतिशत कुल मिलाकर सामने आया है उसको लेकर क्या कुछ सिनेरियो आपको लग रहा है? वोटिंग प्रतिशत से देखिए अंदाजा लग जाता है कि आखिर क्या कुछ होने वाला है, लेकिन 8 तारीख को ये पूरा साफ हो जाएगा। अभी फिलहाल हम मूल्यांकन और आंकलन कर रहे हैं वोटिंग प्रतिशत को लेकर। देखिए वोटिंग प्रतिशत जो है वो काफी बेहतर है और मुझे लग रहा है अभी और बढ़ेगा। फाइनल रिजल्ट्स जब तक आते हैं वोटिंग परसेंटेज के, मुझे लगता है ये 65% के आसपास जाना चाहिए जिस ढंग से वोटिंग यहाँ पर हो रही है। और हालांकि जो मेरे हिसाब से जो वोटिंग होनी चाहिए वो 75% से ऊपर होनी चाहिए हमेशा, उस लिहाज से ये निराशाजनक जरूर है, तो भी बेहतर है क्योंकि ये एवरेज है। 60, 65, 62, 67 ऐसे दिल्ली में वोटिंग होती रही है। उस लिहाज से देखें तो ठीक है, बेहतर है। और मिजाज लोगों का है, लोग निकल कर आए हैं, इसमें दो राय नहीं है, वोट करने के लिए निकल करके आए हैं। इसका मतलब है कि टक्कर है, संघर्ष है और राजनीतिक दलों ने भी मेहनत की है लोगों को घरों से निकालने में, लेकिन ये और बेहतर होनी चाहिए थी जी। रिजल्ट के लिहाज से अभी देखें तो अभी देखिए जो शुरुआत में जैसा लग रहा था मिड वे वो चेंज हुआ है मिजाज, और मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। कांग्रेस का आप जहां तक हैं तो कांग्रेस के परसेंटेज जरूर बढ़ेंगे, लेकिन सीटों को लेकर के मुझे नहीं लगता कि वो सीट अगर हासिल कर पाए 1, 2, 3 तक मैक्सिमम, इससे ज्यादा कोई उम्मीद उनसे नहीं की जा सकती है सीटों को लेकर के। जबकि उनकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, अजय माकन ने जिस ढंग से शुरुआत दी थी वो अगर टेम्पो बना रहता और कांग्रेस का जो केंद्रीय संगठन है वो साथ देता उनका, तो आज मामला दूसरा होता। और मुझे लग रहा था कि उस ढंग से अगर चली होती कांग्रेस तो 7-8 सीटें कम से कम लेती और अगले चुनाव के लिए उसका बेस बन जाता। वहां ये कांग्रेस फेल कर गई है, इन्होंने बीच में अपना टेम्पो डाउन कर दिया है। पता नहीं कहीं से इनको उम्मीद थी कि तो कारण क्या कुछ मानते हैं जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो, जिस तरीके से आपने कहा, क्योंकि देखिए बीच में प्रचार प्रसार भी कहीं ना कहीं रुक गया था, राहुल गांधी की कई रैलियां थी जो स्थगित कर दी गई थी, क्या लगता है क्या कारण हो सकता था इसका जो ये सब चीजें लास्ट में हम सबको देखने को मिली कांग्रेस को लेकर? वो कहते हैं ना वो भूत का डर जो बच्चों में डराया जाता है, बच्चों में इनके अंदर एक डर बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी आगे ना बढ़ जाए, जबकि अब ये जो डर है कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। और ये बेसिकली जो केंद्रीय समिति है उसका डर है। जो स्थानीय नेता है वो एकदम बेचैन हो रहे हैं, वो कैसे लड़े वो चाह रहे हैं, वो देख रहे हैं कि लोगों का मन उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और ये बहुत बड़ी गलती है उनकी, क्योंकि उनको ये समझना पड़ेगा कि देखिए भाई, देश भर में अगर किसी पार्टी की गली गली गांव गांव में अगर पहुंच है तो वो कांग्रेस है, शुरू से रही है वो, तो उनको उसको फिर से जगाना चाहिए। ठीक है, अब ये केवल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बन जाए, इसके चक्कर में अगर ये अपने लोगों को रोकते हैं तो इससे बहुत निराशा छाती है। और जो इनके मतदाता हैं वो भी निराश होते हैं, वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, जैसे आज वो आपकी तरफ चले गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अमिताभ जी, क्योंकि देखिए कई फैक्टर्स हैं जो इस चुनाव को प्रभावित करते हुए नजर आए हैं। विजय जी आपके पास में आऊंगे। देखिए अमिताभ जी ने कहा कि कांग्रेस की बात करें, अगर पर्टिकुलर एक पार्टी की बात करें तो कांग्रेस का मकसद सिर्फ ये है कि किसी ना किसी तरीके से बस भारतीय जनता पार्टी को हराना है। उनके जो काम किए गए हैं उनको किस तरीके से पब्लिक के सामने रखना है, वो ये नहीं देख रहे कि हमें पब्लिक के लिए क्या करना है, हमें जनता के सामने क्या लेकर आना है। सिर्फ आलोचना करना ही अब एक तरीके से कहीं ना कहीं उनका मकसद रह गया है। तो क्या ये कारण हो सकता है कि ये जो चुनाव हुए हैं दिल्ली विधानसभा, ये जो चुनाव अभी हुए हैं, उनमें इनका असर पड़ सकता है? नहीं, देखिए ये कांग्रेस को अपनी रणनीति जो है पूरी तरह से सुविचारित तरीके से रखनी चाहिए थी।
लोगों के सामने आने के पहले कांग्रेस को निश्चित तौर पे एक रणनीति स्पष्ट करनी चाहिए थी। एक पोस्चरिंग होती है, पॉलिटिकल पोस्चरिंग होती है, वो पोस्चरिंग जो है वो कांग्रेस ने दिल्ली के लोगों के सामने नहीं रखी। ये एक रणनीतिक चूक है और राजनीतिक तौर पे इसका जो लाभ कांग्रेस को मिल सकता था वो इस चुनाव में नहीं मिल पाएगा। और बहुत स्पष्ट सी बात है कि अगर आप कोई घोषणाएं करते हैं, कोई मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, आपके लोग उसके लिए तैयार होते हैं और नेता ही ना आए उसमें, तो निश्चित तौर पे एक मनोबल टूटता है उस पार्टी के कार्यकर्ताओं का। ये घटनाएं आपको दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के मंच से दिखी है कि राहुल गांधी जी कई बार उसमें अपेयर नहीं हो पाए। ठीक है, जो भी कारण बताए गए हैं वो एक अलग बात है, लेकिन किसी न किसी बड़े नेताओं को निश्चित तौर पे उन चीजों का एड्रेस करना चाहिए था और उनको अपेयर होना चाहिए था। दूसरी बात है जो कि एक परसेप्शन डेवलप किया गया, वो ये है कि बीते 10 सालों से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया है और ये भी कहा गया कि जो है कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो आम आदमी पार्टी ने कैप्चर कर लिया या उसके पास शिफ्ट हो गया। तो क्या इसका ये मायने है कि जो देश की एक बड़ी पार्टी जो कि पूरे देश में एक लंबे समय तक शासन करते रही, क्या उसकी अपनी कोई सोच समझ इसके लिए नहीं है कि वो अपने वोटर्स को अपने साथ कैसे जोड़ के रखे, या अगर चला गया है तो उसको वापस कैसे लाए? अरे भाई, राजनीति में क्या होता है, राजनीति का मतलब है कि आपको जो है उन रणनीतियों के साथ मैदान में उतरना है जहां कि आप अपने लोगों को सही मैसेज दें और वो आपके साथ कनेक्ट कर सके। तो राजनीति में कनेक्ट करने वाला जो फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आज अगर कांग्रेस लोकसभा में विपक्ष की नेता पद को उसके पास है तो उसके पास अच्छी एक पोस्चर है, एक ऐसा फेस है जिसको वो सामने रख सकती थी। अपोजिशन जिस प्रकार से वो अपनी चीजों को उठाती है, मुद्दों को रखती है, उसमें सरकार के लिए ढेर सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, उसको जवाब देना पड़ता है। तो ये दिल्ली चुनाव में भी होना चाहिए था। बिल्कुल विजय जी, सही कहा आपने। देखिए, कई फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं प्रभावित करते हुए नजर आते हैं और ऐसे में ये जो चुनाव हुआ है वो भी कई दिलचस्प मोड़ पर हमने देखा। बयानबाजियों का सिलसिला देखा, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते हुए नजर आ रहे। कई बयान तो ऐसे थे जिनको बिल्कुल निराधार बताया गया और उन बयानों को लेकर भी कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी होती हुई भी नजर आ रही है। मनीष जी, देखिए, एक फैक्टर की बात की है अब इन्होंने कि कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जनता और जो राजनीतिक पार्टी है उन दोनों के बीच में एक संबंध होता है कहीं ना कहीं कि जो बात जनप्रतिनिधि कहना चाह रहा है जनता उसको किस तरीके से लेती है, जो दोनों के बीच का कनेक्शन है वो बेहद जरूरी है। एक फैक्टर ये हो गया। इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स आपको लगते हैं जो कहीं ना कहीं इस चुनाव को प्रभावित करते हुए नजर आए हैं, या फिर सिर्फ इसी चुनाव को नहीं, जो भी इलेक्शंस होते हैं उनको प्रभाव उनके ऊपर डालते हुए नजर आते हैं? देखिए दीपिका जी, आप ये समझिए कि 1998 में जो है बीजेपी की आखिरी बार जो यहाँ पे सुषमा स्वराज जी के नेतृत्व में सरकार बनी। प्याज के दाम बहुत महंगे थे, सरकार वहां पर चली गई थी, बहुत ही विरोध था। उसके बाद में शीला दीक्षित जी आई, कॉमनवेल्थ होने वाले थे, गेम्स जो होने वाले थे, 10 सालों तक का पूरा एजेंडा था और केंद्र में किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी, अटल सरकार थी, एनडीए की सरकार थी। लेकिन शीला दीक्षित जी ने जो उस समय जो एक रिनोवेट किया, जो दिल्ली का पुनर्निर्माण किया, ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली का जो नारा दिया उस समय, जो यमुना साफ थी, जो हर जगह प्लांटेशन था, जिस तरह के फ्लाईओवरों की रचना की गई, बीजेपी आज भी उसको क्लेम कर रही। कांग्रेस तो कर ही रही है, निश्चित रूप से कांग्रेस उसको शीला दीक्षित, अब की बारी शीला दीक्षित की जो सरकार है वो नारा दे रही है। लेकिन ये जो है बीजेपी भी उसी चीज को क्लेम कर रही है कि उन्होंने जो सरकारों का तालमेल था वो बहुत बड़ी बात थी। वो अरविंद केजरीवाल के पिछले 10 साल के समय में जो एलजी वर्सेस अरविंद केजरीवाल हुआ, उसका खामियाजा निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की पूरी एक जो संगठन है, सरकार है, उसको उठाना पड़ा। आप ये समझिए कि इस समय जो है मुख्यमंत्री जी जो जेल जाके आ चुके, पूर्व मुख्यमंत्री, उसके जो कैबिनेट मंत्री वो जेल जाके आ चुके। जनता में तो एक कट्टर ईमानदार की छवि बनी थी, एक जो जनता में एक पैमाना था, जो अन्ना आंदोलन का एक इमेज थी, जो एक नैरेटिव सेट था, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल जाने जाते थे कि वो किराए के मकान में रहेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। और शीश महल, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कुछ लोग दिल्ली में आपदा की तरह आ गए हैं। तो ये सारी चीजें जनता ही देख रही है। लोकसभा के बाद एक महिला से बात हुई, उसने कहा कि बिजली की अगर मतलब जो व्यवस्था है वो लोकसभा के बाद जो है उनको नहीं दी गई, और उसके बाद में जो बसें हैं वो नहीं रुकती महिलाओं को देखकर। तो ये सारे मुद्दे हैं जो आम आदमी चर्चा करता है। शाहपुरा में आप जाइए तो पुरानी दिल्ली, वहां जाइए, गर्मी देखिए,
दिल्ली बिल्कुल ऐसी कई नहीं मुद्दे थी। हैं। दिल्ली में देश भर के नहीं, पूरी दुनिया के लोग आते हैं। दिल्ली का प्रदूषण आज अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गया है। तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं मुद्दे। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, सही कहा आपने, कई मुद्दे हैं जो प्रभावित करते हुए नजर आएंगे इस चुनाव को भी, और वो 8 तारीख को फैसला हो जाएगा। जनता किसको चाहती है, जनता के मन में क्या है, वो सबके सामने होगा। अमिताभ जी देखिए, बात यहां पर करें अरविंद केजरीवाल की, तो वो अक्सर अभी हाल फिलहाल में जब वो चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे, वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि 10 साल में बहुत से ऐसे काम हैं जो मैंने अधूरे छोड़ दिए हैं, जो मैंने पूरे नहीं किए हैं, और उन कामों को अब मुझे पूरा करने के लिए 5 साल और चाहिए। वो जनता से ये चीज कहते हुए नजर आए। तो आपको नहीं लगता कि इस चीज का कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट जनता पर पड़ता हुआ दिखाई देगा कि जो काम आपने 10 साल में नहीं किए वो काम आप 5 साल में कर देंगे? इसकी गारंटी कौन ले रहा है? तो बिल्कुल नेगेटिव उसका असर जाएगा जी, क्योंकि पिछले चुनाव में भी उन्हीं वादों को पूरा करने के लिए उन्होंने 5 साल मांगे थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं पूरा ना कर पाऊं, जैसे यमुना की सफाई ना कर पाऊं, सड़कें पेरिस जैसे नहीं बना पाऊं, तो मुझे वोट मत देना, उन्होंने कहा था। तो जनता को तो वो खुद याद दिला दे रहे हैं अपनी नाकामियां। 5 साल मिलने के बावजूद काम बिल्कुल नहीं किया, और सरकार की क्या हालत हो गई थी। आप लगातार पिछले 2 साल से देख रहे होंगे कि हर एक मामलों में सरकार का फेल्यूर सामने आ रहा था। भ्रष्टाचार एक अपनी जगह में अलग था, लेकिन सड़कों की स्थिति, फिर बरसात में बारिश का पानी जैसे जाम हो रहा था, लोग तबाह हो जा रहे थे। फिर धुएं की स्थिति, जैसे ही जाड़ा शुरू हुआ, किस ढंग से आपने देखा कि एयर पॉल्यूशन की क्या हालत थी। बाढ़ की स्थिति कई जगह बन जा रही थी। यमुना का पॉल्यूशन आपने देखा कि छठ पूजा में जो है, जो खास करके पूर्वांचली जो वोटर्स हैं, उनके लिए तो बहुत मायने था कि उनकी पत्नियों ने जब उस गंदे पानी में डुबकी लगाई, तो आप सोच सकते हो कि उसका असर कहीं ना कहीं होगा। अच्छा, फाइनल आप ये देखिए, ये बहुत अंत के इसमें उन्होंने ये स्वीकार करना शुरू किया। उनके हिसाब से उनकी एक स्ट्रेटेजी है कि हम बड़े साफ सुथरे हैं, इस टाइप का लोग समझेंगे। बिल्कुल, देखिए इसी बात पर एक बयान मुझे उनका याद आ जाता है, यमुना में जहर वाली बात जो उन्होंने कही। अब FIR दर्ज हो गई है, और अब कहीं ना कहीं लगता है कि उनके लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, उसके बाद वो सीधा FIR और अब चुनाव, नेगेटिव इंपैक्ट तो हो सकता है कहीं ना कहीं इस चीज का। देखिए, वो ट्रिक मास्टर हैं असल में, वो बहुत ट्रिक्स जानते हैं। वो उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया था कि जो चर्चा हो रही थी केवल और केवल जो है अरविंद केजरीवाल के नाकामियों पे हो रही थी, उसका रुख मोड़ करके उन्होंने भाजपा के ऊपर डाला, थोड़ा हरियाणा सरकार के ऊपर डाला, और उनके ऊपर भी चर्चा होने लगी। बिल्कुल, तो ये भावनाओं से खेलने का तरीका होता है। पॉलिटिशियंस इस मामले में माहिर होते हैं। आज से नहीं, 60-70 के दशक से हमने देखा हुआ है कि किस तरीके से पॉलिटिशियंस जो हैं कोई काम न करें, लेकिन लास्ट मिनट में चुनाव में जनता की भावनाओं से खेल करके फिर वो वोट हासिल कर लिया करते थे। बिल्कुल, तो वही उसी ढंग से इन्होंने क्या किया, जब केवल उनके और यमुना साफ ना होने की चर्चा जब हो रही थी, उसमें उन्होंने घसीट लिया हरियाणा सरकार को, और एक हद तक भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अब वो इस पूरे चक्रव्यूह में खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनके ऊपर FIR हो गई है, अब जनता उन पर किस तरीके से विश्वास करेगी, ये बड़ा सवाल है। ठीक है अमिताभ जी, विजय जी आपके पास में आती हूँ, क्योंकि देखिए इस बार ये जो चुनाव हुआ है, ग्राउंड जीरो पर भी हम उतरे, हमने जनता से बातचीत की। कई मुद्दे हैं, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक को लेकर हो, सफाई नहीं हो रही, पानी को लेकर हो, पोल्यूशन को लेकर हो, या इसके अलावा सड़कों की जो हालत है उसको लेकर हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि सच में इस बार जो चुनाव लड़ा जा रहा है दिल्ली में, या लड़ा गया है, वो मुद्दों के ऊपर लड़ा गया है, या फिर सिर्फ राजनीति चमकाने को लेकर ये पूरा चुनाव जो है वो राजनीतिक पार्टियों ने लड़ा है? ये देखिए, जो मुद्दों की बात है, दिल्ली के मुद्दे अपनी जगह कायम रहेंगे। उन मुद्दों पर ही लोग अपना डिसीजन देंगे। भले ही राजनीतिक दल अपने हिसाब से उन मुद्दों को ट्विस्ट करने की कोशिश करें, वो होता है राजनीति में, ये कोई नई बात नहीं है। चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करिए या किसी अन्य दल की बात करिए, मुद्दों को ट्विस्ट करने की कोशिश बहुत होती है। लेकिन एक बेहतर बात यह है, जो कि आपने चूंकि बात छेड़ी है इसलिए कह रहा हूं, कि जो अन्य राज्यों के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी के नारे दूसरे थे, लेकिन दिल्ली के चुनाव में वो नारे गायब हो गए। बिल्कुल सही कहा आपने जी। तो वो जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी अन्य जगहों पे बना लेती थी, वो यहाँ क्यों नहीं बनाया उसने, मुझे ये बात अभी भी समझ में नहीं आई है। और मैं निश्चित तौर पे वो नारे सुनना चाहता था उन महान राजनीतिज्ञों से जिन्होंने कि वो नारे दिए थे, और दिल्ली के लोगों को शायद वो पसंद नहीं आते, शायद इसलिए उन्होंने वो नारे दोहराने पसंद नहीं किए। ये उनको फीडबैक मिल चुकी थी कि साहब यहाँ कटो बटो नहीं चल पाएगा, इसलिए जो है ये नारे ना दोहराएं तो बेहतर होगा। तो ये दिल्ली की जनता जो है मुद्दों से भटकती नहीं है। ये मैं
उत्तर बिल्कुल, प्रदेश, ये बात भी बिहार समझनी और होगी जो महाराष्ट्र। राजनीतिक दल है उन्हें कि दिल्ली की जनता मुद्दों पर ही अपना वोट कास्ट करने के लिए गई है, अपना वोट उन्होंने दिया है। दिल्ली की जनता मुद्दों पर ही वोट देगी, मुद्दों से वो भटकेगी नहीं। अगर राजनीतिक दलों को लगता है कि वो इधर उधर की बातें कर चाहे अरविंद केजरीवाल की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, सभी अपनी अपनी ओर से प्रयास करते हुए नजर आए, सभी ने बयानबाजी भी की, आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। तो ऐसे में ये जो चुनाव है अब विजय जी कितना दिलचस्प मोड़ ले लिया है, 2 दिन बचे हैं सिर्फ, उसके बाद जो फैसला है वो तो जनता के सामने होगा। देखिए, चुनाव तो आज हो गया है जी बिल्कुल। अब जो है वोट जो कास्ट होने थे वो हो चुके हैं। जो चीजें कही जा रही हैं, खैर अभी उस स्टेटस पे नहीं जाते हम लोग, कारण ये है कि आपकी बातचीत जो है दूसरे लाइन पे चल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जरूर है कि पार्टियों को सोचना होगा कि दिल्ली के बारे में जब वो दिल्ली के लिए बात करें, दिल्ली के लोगों के मेंटल स्टेटस को, उनके तौर तरीकों को, उनकी मानसिक क्षमता को जरूर जांच लें कि भाई हम जो है यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश या अन्य स्टेट्स में जिस प्रकार से चुनाव कर निकाल ले जाते हैं वो नहीं चल पाएगा। यहाँ पर मुद्दों की बात करेंगे, लोग जानते हैं, समझते हैं, इसलिए इनको घुमाने में, इधर उधर ले जाने में हमें दिक्कत होगी। और ये चीजें जो है लगता है कि अब स्पष्ट हो गई हैं और पार्टियां इसको समझ रही हैं। बिल्कुल ठीक है मनीष जी, देखिए बात हो गई है लगातार किस तरीके से पूरा चुनाव जो है वो सिनेरियो हम सबके सामने आया। अब बात कर लेते हैं स्टार प्रचारकों की, उनकी क्या कुछ भूमिका आपको लग रही इस चुनाव में कि स्टार प्रचारक जो पहुंचे, जनता के बीच में गए, जनता से क्या कुछ वो कनेक्शन बनाते हुए नजर आए। और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार देखिए जो भी उनके स्टार प्रचारक है वो आए हैं दिल्ली में और चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया है। आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रही और कांग्रेस ने भी अपना पूरा प्रयास किया है। ऐसे में भूमिका क्या कुछ स्टार प्रचारकों की? देखिए, जहां तक भाजपा की बात है और आम आदमी की पार्टी की बात है, तो दोनों ने एक दूसरे के मुकाबले में बिल्कुल चुनौतियां दी, स्टार प्रचारकों को भी लेकर और कैंडिडेट्स को भी लेकर। आप ये समझिए कि नई दिल्ली सीट जो है, अरविंद केजरीवाल से बड़ा मुझे नहीं लगता है कि कोई दिल्ली में स्टार प्रचारक और स्टार फेस हो, चाहे किसी भी पार्टी को आप लीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल को मुकाबला देने के लिए वहां पर कांग्रेस ने भी शीला दीक्षित के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनका मॉडल जो है आज अरविंद केजरीवाल के मॉडल जो शिक्षा और एजुकेशन और जो बिजली और जो वो है हेल्थ, उस पर हावी हो रहा है। शीला दीक्षित के मॉडल को लेकर संदीप दीक्षित वहां पर लड़ रहे हैं, भाजपा की ओर से जो पूर्व मुख्यमंत्री है शायद सिंह वर्मा, उनके बेटे लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल को उनके ही क्षेत्र में चुनौती मिल रही है। यहाँ पर आप जंगपुरा देखिए, पत्थलगंज सीट छोड़कर जो मनीष सिसोदिया है जंगपुरा लौट आए हैं, वहां पर पिछली बार हारते हुए जीते थे। और यार जंगपुरा में जो कांग्रेस के सबसे लगातार 3 बार से जीते हुए जो विधायक हैं वो इस बार बीजेपी की ओर से लड़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। में आप देखिए रमेश जी, उनसे बड़ा कोई स्टार प्रचारक है, जो भी बोल देते हैं, गाली भी दे देते हैं तो उसको दिन मीडिया की कवरेज बनती है। तो इस तरह के लोग जो है बीजेपी ने बड़ी प्लानिंग के थ्रू आम आदमी पार्टी को घेरा है और उनकी वीआईपी सीटों पे घेरा। अमित शाह जी, आप ये देखिए, अमित शाह जी ने कोई बड़ी रैली नहीं की, वो झुग्गी झोपड़ियों में गए। उन्होंने कल कहा, कल परसों में जब भी चुनाव प्रचार खत्म हुआ उसके पहले उन्होंने जो झुग्गी झोपड़ियों में गए, उन्होंने कहा कि 1700 जो अवैध जो कॉलोनियां हैं, झुग्गी झोपड़ियां, उनको वो वैध कर देंगे। तो ये कितनी बड़ी घोषणा है। जो आम आदमी का कोर वोटर था, जो झुग्गी झोपड़ियों का जो वोटर है, जो आम आदमी को सीधा वोट करता है, वो वोट जो है वो पूरा रिफ्लेक्ट कर जाएगा इधर। ये बहुत बड़ी घोषणा है। तो अमित शाह जी जब जुड़े हुए हैं, खुद मोदी जी आज गंगा जी में वहां स्नान कर रहे हैं। तो बिल्कुल, अब देखिए जो स्टार प्रचारक हैं उन्होंने अपनी अपनी भूमिका निभाई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात हो, आम आदमी पार्टी की ओर से हो या फिर कांग्रेस की ओर से हो, सभी ने अपनी अपनी ओर से पूरे प्रयास किए और आज जो है चुनाव संपन्न भी हो चुका। अब देखना होगा 8 फरवरी को आखिर दिल्ली की जनता के दिल में क्या है, वो क्या कुछ फैसला लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए चर्चा खास में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।